करनाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਨੂੰ 18 ਮਈ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ RDX ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਨੂੰ 18 ਮਈ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। जो आर्गुमेंट करी उसके ऊपर दो जो अक्यूज पर्सन हैं, अमनदीप और गुरप्रीत का जो है वो रिमांड मिला है 18/5 तक। जो परमिंदर और भूपिंदर हैं उन्हें जुडिशियल कस्टडी में जेल में भेज दिया गया आज। तो उनका प्रोडक्शन वारंट भी वो तो सर किसी स्टेट की पुलिस ने लेना तो वो अलग मैटर है, अभी तक तो कोई आया नहीं था प्रोडक्शन वारंट के लिए, कोई ऐसा मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं आया। 3 दिन का रिमांड किस लिए दिया गया? वो इसलिए दिया गया कि उन्होंने कहा कि वहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रोसिक्यूशन वर्जन था, ये उनका नहीं था, अक्यूज का नहीं था, प्रोसिक्यूशन का ये था कि इन्होंने कुछ वहाँ पे भी एक्सप्लोजिव वगैरह दबाया हुआ हो सकता है। तो आपकी तरफ से बचाव में क्या क्या पॉइंट रखे? हमने तो बचाव में ये रखा है कि पहले पुलिस ने तेलंगाना का रिमांड मांगा था वहाँ ले जाने के लिए, और आप ले पंजाब गए, तो ये कैसे हो गया? करनाल से पकड़े गए 4 आतंकियों के 10 दिन के पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद एक बार फिर से चारों आतंकियों को करनाल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 2 आतंकी गुरप्रीत और अमनदीप को 18 मई तक एक बार फिर से 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं 2 और आतंकी जिसका नाम परमिंदर और भूपिंदर हैं, उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस की तरफ से कोर्ट में यह बात रखी जाती है कि आतंकियों को तेलंगाना लेकर जाना है, इसलिए 3 दिन का और रिमांड चाहिए। इसलिए गुरप्रीत और अमनदीप जो दोनों भाई हैं, उनका 3 दिन का रिमांड मिलता है। तेलंगाना के आदिलाबाद में इस बार आतंकियों ने विस्फोटक सामग्री की डिलीवरी देनी थी, और उससे पहले ही करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा के पास इन आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब 10 दिन का पुलिस रिमांड था तो इन आतंकियों को करनाल पुलिस कई बार पंजाब के अलग अलग स्थानों पर लेकर जाती है। वहीं करनाल पुलिस के अलावा पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस की टीमें, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस की टीमें, महाराष्ट्र ATS ने भी इन आतंकियों से पूछताछ की है। वहीं राजवीर को भी करनाल पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आएगी। राजवीर वही व्यक्ति है जिसने जेल में गुरप्रीत के साथ मुलाकात की और उसके बाद ऐप के जरिए रिंदा से मुलाकात करवाई थी, और रिंदा के इशारे पर ही विस्फोटक सामग्री की डिलीवरी हैदराबाद नांदेड़ रोड पर देकर आए थे, तरन तारन में देकर आए थे और तेलंगाना के आदिलाबाद में देने जा रहे थे। लेकिन उससे पहले विस्फोटक सामग्री, जिंदा कारतूस और पिस्टल के साथ इन आतंकियों को करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा से गिरफ्तार कर लिया जाता है। सो करनाल तो ਜਿਹੜੇ 4 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਚੋਂ 4 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨਾਰੰਗ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट। ਅੱਗ ਚਾਹੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ, ਪਰ ਧੂਆਂ ਤਾਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਹੈ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਸ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਜੇ ਪਾਟਲਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਟੇ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਹੀਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। आपकी फर्नेसेस में सूटेबल हो, जला सके, तो इसको हम एक कोयला बनाने का सिस्टम तैयार कर रहे हैं। कोयला बनाने का सिस्टम जो आपने हज़ारों सालों से एक चारकोल बन रहा था, और ये जो आप कोयला ज़मीन से निकाल रहे हो, ये भी अल्टीमेटली एक बायोमास ही था जो दब गया अंडर प्रेशर, अंडर टेम्परेचर, वो कोयले में कन्वर्ट हो गया। उसी प्रोसेस को एक्सेलरेट कर रहे हैं, तेजी ला रहे हैं कि वो प्रोसेस जो हज़ारों सालों में या सैकड़ों सालों में हो रहा है, उसको एक्सटर्नल हीट दे के, टेम्परेचर दे के उसको कोयले में कन्वर्ट कर दें, ताकि आप उसको कन्वेंशनल फर्नेसेस में चला सकें। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ 20 ਟਨ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਟਨ ਕੋਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਪਾਟਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ। ਰੀਨਿਊਅਲ એનર્ਜੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, पर उन्हां दी मशीन कारगर भी है ते मैनेजेबल भी। ये लगभग 10 टन तक कोला निकाल सकती है एक दिन में। 10 टन कोला निकल सकता है इस छोटी मशीन के साथ। देखिए, ये इस मशीन के ट्रायल में लगभग 8-10 साल से इस मशीन पर ट्रायल कर रहा हूँ, और अभी हम एक कमर्शियल प्लांट तैयार कर चुके हैं। ये दुनिया भर में इस टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है, बट कमर्शियल लेवल पर बनने वाला कोई प्लांट ये मेरे पास तैयार हो चुका है। पहला प्लांट मेरे पास तैयार हुआ है। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇ ਪਾਟਲਾ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। चाहे प्लास्टिक है, उसमें एनर्जी है, उसको भी फ्यूल में कन्वर्ट किया जा सकता है। पराली है, जिसमें जिस चीज़ में भी आग लग रही है, उसको आप एनर्जी सोर्स में यूज बदल सकते हो। ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਪਾਟਲਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15% ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। तो इस प्रोडक्ट के लिए तो एनटीपीसी से हमारी बात चल रही है। थर्मल प्लांट्स के लिए ये जरूरी हो चुका है कि 10 से 15% उनको बायोमास कोयले को खत्म करके बायोमास की तरफ लाना पड़ेगा। तो ये सब बात चल रही है। इट्स अ मैटर ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत बड़े लोग इस काम पर लगे हुए हैं कि वायबल टेक्नोलॉजी मिल जाए, इकोनॉमिकली वायबल हो, चलने लायक प्रोडक्ट हो, एक कॉन्टिन्यूस हमारा जो है किसानों से प्रोडक्ट उठा के इसको कोयले में कन्वर्ट कर दें। बाकी कोयला बेचने के किसानों को भी इंश्योरेंस होती है कि हाँ यार, एनर्जी एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड अभी खत्म नहीं होगी। आने वाले 100 साल 1000 साल जब तक मानव जाति रहेगी, तब तक एनर्जी की डिमांड खत्म होने वाली नहीं है। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। एक तरफ हम धान लगाते हैं, धान हम खाते नहीं हैं, उसका जो पानी बर्बाद करते हैं, बिजली बर्बाद करते हैं, और किसानों को भी इसमें कुछ कमाई नहीं हो रही है। उनको भी डर लगता है कि कभी भी इसकी एमएसपी बंद हो जाएगी, बिकना बंद हो जाएगा। ਅਜੇ ਪਾਟਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਤਰਹੀਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੇਤਰਹੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ न सिर्फ क्रिकेट खेडिया जावे बल्कि वर्ल्ड कप तक जित्या जावे। अजिहा ही हौसला ते जज्बा रख नेत्रहीन होने के बावजूद जलंधर दे तजिंदरपाल सिंह ने मिसाल कायम की है। तजिंदरपाल ब्लाइंड क्रिकेट टीम च पंजाब दा इकलौता खिडारी है अते वर्ल्ड कप तक भारत दे लई खेड चुके है ते जित्या भी है। मैं बार बार जाके उनको कहता रहा कि मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, वर्ल्ड कप जीते हैं सर, कम से कम आप इतना देश के लिए अपनी स्टेट के लिए काम करते हो, हमने स्टेट का नाम रोशन किया है, अपनी इंडिया का नाम रोशन किया है, कम से कम
हमें भी थोड़ा मान सम्मान दे दो। तो आज तक किसी ने अभी तक तो कुछ नहीं सुना सर। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਬਲਾਈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। सर मेरी जो क्रिकेट जर्नी है वो शुरू में जब मेरा आई साइड वीक हो गया गिरने के कारण, मेरे को डॉक्टर ने दवाई दी, वो पीछे बेंस के ऊपर रिएक्शन कर गई। तो उसके बाद मेरा एडमिशन हो गया देहरादून NIVH मॉडल स्कूल में। तो वहाँ से मैंने प्रशिक्षण लिया इस क्रिकेट का और छोटे छोटे मैचों में अच्छा स्कोर करने लग गया। तो मुझे पता लग गया कि इस क्रिकेट में मैं कर सकता हूँ। तो फिर इसी से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। तो जर्नी स्टार्ट करते करते आज 20-22 साल हो चले हैं खेल रहा। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਕੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਆਮ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਆਰਮ ਬੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਲਾਈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ 19 ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अभी सर मैं इंटरनेशनल पर साउथ अफ्रीका केप टाउन में जो वर्ल्ड कप हुआ था 2014 में वो खेल चुका हूँ और 2015 में इंग्लैंड टूर। सर आम क्रिकेट में और जो डिसेबिलिटी क्रिकेट में थोड़े से रूल रेगुलेशन अलग होते हैं। जैसे कि नॉर्मल क्रिकेट में बॉल ऊपर से फेंकी जाती है, इसमें अंडर आर्म फेंकी जाती है सर ऐसे, और जितनी क्षमता उतनी फास्ट कर सकता है। और पिच वही होती है, घेरा सेम होता है 30 गज का, बाउंड्री सेम होती है, सब कुछ बाकी सेम होता है। ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਬਣਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। नहीं सर, सरकार की ओर से कोई हेल्प नहीं हो रही है अभी तक, क्योंकि मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहूँगा कि जो सरकार कहती है कि हम सबको फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं, डिसेबिलिटी को भी वही फैसिलिटीज़ देंगे हम जो नॉर्मल को देते हैं। अभी तक मुझे कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिली है और इंटरनेशनल प्लेयर होते हुए मैं चक्कर काट रहा हूँ बार बार सरकार के, वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है मुझे। मैं 2014 से जब से वर्ल्ड कप खेल के आया हूँ तब से ही आज तक चक्कर ही काट रहा हूँ। अब मान सरकार आई है, देखते हैं वो क्या करे। ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।